स्टेज के ऊपर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर अली जनाब फेरोज लाला साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे बुज़ुर्ग ज़फ़र ख़ान साहब, एडवोकेट मुश्ताक साहब, इस्माइल साहब, डॉक्टर हकीम साहब, अमजद बेग साहब, जो यहाँ पर निज़ामत की ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं, मोहम्मद कासिम साहब, मेरे साथ आए हुए एडवोकेट बिलाल साहब, और यहाँ पर मौजूद तमाम मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, और मैं जहाँ तक आवाज़ जा रही है वो हमारी पर्दानशी माँ बहनों। हतई इस इलाके में, हतई ये शहर की, कदीम शहर की एक ऐसी बस्ती है जो नांदेड़ की सियासत को बड़ी भांति समझती है। आम तौर पे देगलूर नाका, खड़गपुरा, पीरपुरान ये ऐसी बस्तियां हैं जो मुसलमानों की सियासी डायरेक्शन को तय करती है। आम तौर पे जय भीम नगर, देगांव चाल ऐसा एरिया है जो हमारे दलित भाइयों की सियासत को तय करती है। आम तौर पे होली का कुछ हिस्सा और भाग्यनगर की जैसी बस्तियां हैं जो एक खुसूसी जमात का सियासत का डायरेक्शन तय करती है। वैसे ही विसावा नगर के जैसी है जो सरमादायारों की दिशा करती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में हतई एक ऐसा इलाका है जो मुकम्मल नांदेड़ की सियासत की दिशा तय करती है। वो कदीम शहर हतई का इलाका है और यहाँ की अवाम है जो पूरे नांदेड़ की सियासत को डायरेक्शन देने का काम करती है। आज शायद इन 15 साल की समाजी ज़िंदगी में पहली बार किसी ओपन मीटिंग के अंदर हतई में आना हुआ। अदरवाइज लिबर्टी फंक्शन हॉल में वगैरह मीटिंगें हुई है, लेकिन किसी पब्लिक मीटिंग में पहली बार यहाँ शिरकत करने का मौका मिला। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मौका जो उस कदीम शहर में बात करने का मौका मिला, जिस कदीम शहर ने इस नांदेड़ शहर को एक से बढ़कर एक उम्दा क़यादत देने का काम किया, MLA देने का काम किया, MP देने का काम किया। उसी शहर के उसी हिस्से में आज हमको यहाँ के बात करने का मौका मिला, इस बात की खुशी है। साथियों, आज हम आप लोगों को एक अपील करने आए हैं। हम जानते हैं कि हतई का इलाका जब अपनी सूझबूझ के साथ में अपना फैसला करता है, कोई डायरेक्शन तय करता है, तो उस डायरेक्शन को पूरा शहर फॉलो करता है। इसीलिए हम आपसे अदबन गुजारिश करते हैं कि आप इस बारी में, इस इलेक्शन में, इन इंतखाबात में अपनी राय बनाने में बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आम इलेक्शनों में हम 5 साल का लेखा जोखा देखते हैं। हम 5 साल पहले के हालात क्या थे देखते हैं, इन 5 सालों में क्या तब्दीली हुई वो सोचते हैं, और आने वाले 5 साल में क्या एजेंडा हो ये सोचते हैं। आम तौर पे ये तरीक़ेकार है कि हम अपनी सियासी फैसले की डायरेक्शन या दिशा इन आधार पे तय करते हैं। लेकिन साथियों, आज का ये वक्त, आज का ये माहौल, ये महज इंतखाब का माहौल नहीं है। इस नांदेड़ में, इस मराठवाड़ा में और इस महाराष्ट्र के अंदर एक तीसरा मुतबादिल सामने आने जा रहा है। वो मुतबादिल जिसकी इंतज़ार हमको सालों साल से, बरसों से रहा, आज ऐसा एक अल्टरनेट हम लोगों को मिलने जा रहा है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अभी इतना जल्दबाजी से हम अपने फैसले तय नहीं करेंगे। हम आखिरी दिन तक के माहौल पर नज़र रखेंगे, सच और झूठ को परखने की परख रखेंगे और आखिरी वक्त में हमको अपना फैसला तय करना है। ये पुराना शहर है, नांदेड़ की तारीख को जिसने जिया है, जिसने देखा है, जो उसका गवाह बना हुआ है। आज आप जानते हो कि आपने इसी इलाके से सियासत को रिमोट कंट्रोल चलाकर इस शहर को हरिहर राव सोनूले जैसे दलित MP का एक प्रतिनिधित्व चुना था। आपके इसी इलाके ने नांदेड़ के लिए फारूक पाशा जैसे एक बड़ी शख्सियत को एक नहीं तो 4 बार मुंतखब किया था। एक बार वो विधान परिषद पर भी गए थे। इसी शहर ने
एक माहौल में आनी बानी के खिलाफ, कांग्रेस के मुखालिफ एकजुट करते हुए नूरुल्लाह खान साहब को यहाँ से क़यादत पेश की थी। ये शहर ने जब तक सियासत में अपना दखल रखा तब तक ही इस शहर के पसमानदा मुसलमानों की क़यादत बरकरार रही, लेकिन जब से इस शहर को टाल दिया गया, इस शहर की को भरोसे में से लेना छोड़ दिया गया, इस शहर की क़यादत को आपस में लड़वा दिया गया और इस शहर के इलाके में इत्तेहाद ख़त्म करने की साजिशें की गई, तब से यहाँ पर की सियासत से हमारी पकड़ ख़त्म करने का काम होता गया। साथियों, ये वो शहर है जहाँ पर आप देखते हैं, हमारे बुजुर्ग के बारे में उनसे सुनते हैं कि अकेली उस्मान शाही मिल, एनटीसी मिल, जो 15 हज़ार मजदूरों को 12 महीने का रोजगार देती थी, यहाँ की सूद गिरनी 5-6 हज़ार लोगों को 12 महीने का रोजगार देती, टेक्सकॉम 4-5 हज़ार लोगों को रोजगार देती, सिप्टा 2-3 हज़ार लोगों को रोजगार देती, मैफको में 1000-2 हज़ार लोगों को रोजी मिल जाती। लेकिन जब से इन 40 सालों में अशोक चौहान साहब ने अपनी यहाँ के सूत्र संभाले, सियासत की बागडोर संभाली, उन्होंने आप लोगों के एक एक करके रोजी के जरियों को खत्म किया। चुन चुन के आपके रोजी के जरिए जो थे, आपके मजदूरी के जरिए जो थे, आपके काम कारोबार जो थे, उनको खत्म किया एक साजिश के तहत, ताकि ये कम्युनिटी, ये समाज मुस्तहिक बन जाए, मोहताज बन जाए, माजूर बन जाए। इस साजिश के तहत ये खत्म किया गया। आज मुझे बताइए सूद गिरने का क्या हुआ? वही कांग्रेस भाजपा के लोग जो आपस में लोकसभा के इंतखाबात में उतरते थे, वही संभाजी पवार, वही खदगांवकर ने पार्टनरशिप में सूद गिरनी खरीदी, भंगार में मशीनरी बेची और उस जमीन को प्लॉटिंग करके बेच दिया। टेक्सकॉम का वही हुआ, उसी तरह मैफको का भी वही हुआ और एनटीसी का भी, सिप्टा का भी यही हाल करने की साजिश है, ताकि तुम्हारे लिए रोजगार के जरिए बरकरार न रहे। यहाँ के एक एक करके सारे कारोबार उजाड़ दिए गए, कारखाने बंद कर दिए गए, सब धंधों के ऊपर मुसीबतें ला दी गई। तुमको भंगार का धंधा करो तो आपको चोरी का भंगार बोल के जेल में डालेंगे, रॉकेल की एजेंसी चलाओ तो ब्लैक का रॉकेल बोल के जेल में डालेंगे। आज तो तुम अपनी गोश्त की दुकान भी चलाओ तो आपको गोवंश के नाम पे जेल में डालेंगे। लेकिन इस शहर में 40 सालों में अगर किसी के कारोबार फूले फले हैं तो आप गौर कीजिए, नांदेड़ में 2 व्हीलर की एजेंसी किसकी? अशोक चौहान की। 3 व्हीलर ऑटो की एजेंसी किसकी? अशोक चौहान की। 4 व्हीलर महिंद्रा की एजेंसी किसकी? अशोक चौहान की। 4 व्हीलर हुंडई की एजेंसी किसकी? अशोक चौहान की। और यहाँ के स्कूल किसके? अशोक चौहान के। कॉलेज किसके? अशोक चौहान के। सभागृह किसके? अशोक चौहान के। सरकारी शक्कर कारखाने किसके? अशोक चौहान के। अरे सारे के सारे धंधे एक घर में, एक सरमाएदार के घर में कैद हो गए हैं। आपकी जो हमारे दलित भाइयों की खासदार की विरासत थी हरिहर राव सोनूले की, वो उसी घर में कैद हो गई है। फारूक पाशा नूरुल्लाह खान साहब की एमएलए शिप की जो विरासत थी वो भी उसी घर में कैद हो चुकी है। और आपके पास बचा है नगर सेवक बनने का मौका। 10 साल में एक बार महापौर और 10 साल में एक बार उप महापौर बनने का मौका। यानी है जो इस शहर के सुल्तान थे, जो इस शहर के सुल्तान थे, आज वो उनके मोहताज बना दिए गए। ये साजिशों को हमको समझने की जरूरत है। इसलिए आज हम लोग इन सब से उभरने के लिए, अपने ऊपर के 40 साल के जुल्म से बाहर आने के लिए, अपना हक डालने के लिए हमको क्या करना चाहिए? आज एक बेबाक आवाज इस महाराष्ट्र में गूंज रही है। वो बेबाक आवाज आदरणीय बाला साहब अंबेडकर की है। वो बेबाक आवाज अलहज असदुद्दीन अवैसी साहब की है। और उसी बेबाक आवाज के साथ नांदेड़ में एक अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता को इन लोगों ने टिकट दिया है वंचित बहुजन आघाड़ी से, जिसका नाम प्रोफेसर डॉक्टर यशपाल भिंगे है, जो बेलौस और बेखौफ होकर लोगों का काम करता है। एक ऐसे कार्यकर्ता को जो पीएचडी किया हुआ है, एक अच्छे सच्चे को चुनने की जिम्मेदारी इंतखाबात में वोट के जरिए होती है और वो जिम्मेदारी हमको दी गई है। अगर हम चाहते हैं हमारे लिए
लिए आवाज़ उठाने वाला हो तो वो हमको यशपाल भिंगे में मिलेगा। आपके ऊपर होने वाले हमलों पर ये कभी पार्लियामेंट में नहीं बोले, आप पे होने वाले हमलों पर वो कभी असेंबली में नहीं बोले, लेकिन यशपाल भिंगे एक ऐसी शख्सियत है जो आपके लिए पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाएगी। और हमने अपने मैनिफेस्टो में ये डिक्लेयर किया है, यशपाल भिंगे चुन के आने के बाद 6 महीने के अंदर एनटीसी मिल को चालू करेंगे, वरना दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने पे बैठ जाएंगे। यह ऐलान हमने अपने मैनिफेस्टो में किया है। अगर यशपाल भिंगे हम सब मिलकर मुंतखब करने वाले, इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर हम माइनॉरिटी कमीशन को SC/ST कमीशन के धरती पर संवैधानिक दर्जे की मांग करेंगे और इस दर्जे पे लड़कर मुसलमानों पे एट्रोसिटी का वही कानून लागू कराएंगे जो आज हमारे दलित भाइयों के ऊपर है, ताकि मुसलमानों पे हमले ना हो। इस तरीके के वादों के साथ, इरादों के साथ और एक ठोस अमल के साथ आपके सामने यशपाल भिंगे नाम की एक शख्सियत है। इसको हमको चुनकर देने के लिए हमको अपना ज़हन बनाना है। हमने हमेशा अपनी अलहदा आवाज़ दिल्ली नहीं पहुंचेगी इसलिए नहीं उठाई, लेकिन आज खाली मुसलमानों की नहीं तो हमारे सभी दलित भाइयों की, हमारे OBC भाइयों की और बहुजनवादी मराठा भाइयों की सब एकजुट का नाम और इस इत्तेहाद का नाम वंचित बहुजन आघाड़ी है। इसलिए आप लोगों को अपनी ताकत पे इस बार एतबार करना है, अपनी ताकत के बल पे अपना वोट, अपना कायद, अपना वोट, अपना प्रतिनिधि, इस सिंबल पे काम करना है। वंचित आघाड़ी यशपाल भिंगे को नहीं, इस बार हम अपना वोट अपने आप को दे रहे हैं, अपने मसलों से उबरने के लिए दे रहे हैं, अपने बंद हुए वाले कारखानों को चालू करने के लिए दे रहे हैं, एजुकेशन और नौकरियों के मौके फराहम करने के लिए दे रहे हैं, अपनी तरक्की को दे रहे हैं। क्योंकि इनको जो हमारे मसले हल नहीं हो रहे हैं वो मसले हमसे हल होंगे, क्योंकि हम भी यहाँ पे सुल्तान रहे हुए हैं। मैं आखिरी में 2 लाइन बोल के जगह लेता हूँ कि जिनसे ये चाह वाले परेशान रहे हैं, अरे जिनसे ये कांग्रेस वाले परेशान रहे हैं वो मरहले हम पर आसान रहे हैं। ले हमसे भी मशवरा अहले हुकूमत कि हम भी इस शहर के सुल्तान रहे हैं, कि हम भी इस शहर के सुल्तान रहे हैं। आखिर में एक बात बताता हूँ, 2 लाख धनगर भटकर समाज भिंगे सर के साथ है, 3 लाख दलित समाज भिंगे सर के साथ है। अगर हमारे 3.5 लाख मुसलमानों में मान लीजिए 50-60 हज़ार लाख वे गुलाम ज़हनियत के लोग हैं, लेकिन अगर अक्सरियत में हमारे 2 लाख वोट भी मिलेंगे तो 7 लाख वोट खाली 3 कम्युनिटी के हैं, बाकी कम्युनिटी का तो छोड़ दो। हमारी सीट इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो रही है और इस बार भी हर इलेक्शन में जैसे कामयाब कौन होगा इसका फैसला मुसलमान करते थे। एक बहुत ही माइनॉरिटी कम्युनिटी होते हुए भी अल्लाह ने हमारे वोटों में ऐसी तासीर दी है कि जिधर मुसलमान पलट जाता है जीत उसके कदमों में होती है। इंशाल्लाह इस बार नांदेड़ का मुसलमान 40 साल के जुल्मों का बदला लेने के लिए अपने हक के लिए अपने आप को वोट करेगा, यशपाल भिंगे को वोट करेगा, कब्बशी को वोट करेगा और हमारे वोटों की बरकत से इंशाल्लाह इस बार हम यशपाल भिंगे को 1989 में अशोक चौहान को हराकर जैसे डॉक्टर काबदे को हमने जिताया उसी तरह से 2019 में हम यशपाल भिंगे, डॉक्टर भिंगे को जिताकर इनको हराकर अपने आदमी को जिताएंगे। कब्बशी के ऊपर हमको निशान लगाना है और छोड़नी है बेबसी और चुननी है कब्बशी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, इनक़लाब जिंदाबाद।